Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम, और उसी में हम लैंग्वेज स्किल्स पढ़ रहे थे, है ना। जो भाषा सीखने की चारों स्किल्स होती हैं उसको हम 1 बाय 1 टीच कर रहे हैं, 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेरी 2 स्किल्स कंप्लीट हो गई हैं, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। अभी जो हमारी प्रोसेसेस में है, कंटिन्यूएशन में है हमारी 3rd स्किल विच इज़ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के भी मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। रीडिंग स्किल क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर रीडिंग स्किल की इम्पॉर्टेंस क्या है ना, पढ़ने का क्या उद्देश्य है हमारा, वो भी हमने डाल दिया है, फिर इम्पॉर्टेंस क्या है वो भी डाल दिया है। तो 2-3 वीडियो हैं आपकी प्लेलिस्ट में लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम में। यू कैन वॉच द वीडियो एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब कमेंट सेक्शन। ओके, तो जो आज का टॉपिक है हम रीडिंग स्किल को ही कंटिन्यू करते हैं। रीडिंग स्किल में आज का जो टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग है। एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग या पठन कौशल के क्या तत्व हैं, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप। कंपोनेंट बोलना थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि कंपोनेंट में तो हम बेसिकली 2 से 3-4 चीज़ें ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम पूरे पूरे एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि रीडिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जिनके माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारा रीडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है ना। आपको पता है कि रीडिंग क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फेज को सीख गए या किसी एक चीज़ को जान गए तो आप रीडिंग कर लोगे, नहीं। पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चीज़ें हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम बिल्कुल शुरू से सिखाते हैं, बेसिक चीज़ों से सिखाते हैं, तभी वो आगे जाकर अच्छा रीड कर पाते हैं। तो रीडिंग के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, प्रोसेस है एक तरीके का। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं रीडिंग स्किल के या रीडिंग के। तो आपको अच्छे से पता है कि रीडिंग स्किल का जो प्रोसेस है उसमें वो कंटिन्यूसली प्रोसेस है, और हम जितनी कंटिन्यू प्रैक्टिसेस करेंगे ना, हमारी रीडिंग स्किल क्या होगी, उतनी डेवलप्ड होगी। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमें अपना रीडिंग स्किल डेवलपमेंट कराना है तो हम डेली इंग्लिश को अच्छे से बोलेंगे, स्पीच करेंगे, रीड करेंगे, तो क्या होगा, हमारी फ्लुएंसी, हमारा प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इसके अलावा चीज़ों को जब हम देखेंगे, देखकर सुनेंगे, सुनने के बाद उसको बोलने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे यहाँ पे मोटर स्किल्स भी इन्वॉल्व हो रही है, मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारा, देखा जाए तो माइंड भी यूज़ हो रहा है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। आपको तो अच्छे से पता है कि रीडिंग स्किल क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, और इसमें आपको माइंड का यूज़ करना ही करना है। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से केवल मतलब नहीं है कि केवल उसको आपने रीड कर दिया और रीडिंग स्किल हो गया, ऐसा नहीं है। रीडिंग करके उसके अर्थ को ग्रहण करना है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करना है, तो ही आपका वो रीडिंग स्किल बेटर हो सकता है। अदरवाइज केवल ओरल रीडिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसके अर्थ को समझ नहीं पाए। तो ये तो रीडिंग था, रीडिंग के एलिमेंट्स हैं, तो उसके बारे में हम और डिटेल बात करेंगे। चलिए आज नोट्स पे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द रीडिंग स्किल। According to the National Reading Panel 2000, According to the National Reading Panel 2000, the fundamental elements of reading are as under। जो ये क्या कहते हैं, हमारा नेशनल रीडिंग पैनल है, जिसको हम राष्ट्रीय पठन पैनल बोलेंगे, 2000 एक्ट है ये, आया था, और उसने ये बताया था कि आपके जो मूलभूत तत्व हैं पढ़ने के, या फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं या फंडामेंटल तत्व हैं वो क्या है, वो यहाँ पे हमने एक कॉलम में बना रखा है। आप कॉलम में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन कैटेगराइज कर दिया मैंने यहाँ पे, टेबल जो बना रखा है, तो आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो इट विल गो मेक ईजी फॉर यू, एंड इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख रखा है एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग, ठीक ना, पढ़ने के क्या तत्व हैं, और सेकंड कॉलम में लिख रखा है मीनिंग, मतलब हम पढ़ने के तत्व की मीनिंग को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सबसे पहला जो लिख रखा है मेरा एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग में, पहला तत्व जो है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब है कि एक तरीके की मौखिक जागरूकता इन द सेंस की जो भी चीज़ें हम ओरली बोलते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसके साउंड्स को सुन के हम कैसा फील करते हैं, या उसके साउंड्स को सुन के हम क्या जजमेंट लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड इन ओरल लैंग्वेज। जो भी हम मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक ना, तो क्या फोनिक अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए आपके अंदर कि जो आप साउंड सुन रहे हो उससे पर्टिकुलर आप एक लैंग्वेज को बना लो, ठीक ना, उसका मीनिंग निकाल लो, उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसको मैनिपुलेट करके उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल साउंड्स हैं, जैसे फोनिम्स वगैरह होते हैं, जैसे बहुत सारे फोनिम्स ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है ना। फोनिक्स होते हैं जिनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मैटर करती हैं, हमारी
कुछ ना कुछ फोनिम्स में जो क्या कहते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस है हमारी, इसमें ही है। तो ये हमारे स्पोकन वर्ड्स में बहुत हेल्प करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दैट कि ये क्या करती है, हमारी जो चिल्ड्रन के बच्चे हैं, जो पढ़ने की एबिलिटी है बच्चों के अंदर, रीडिंग एबिलिटी, उसको बहुत इम्प्रेंस करती है, कॉम्प्रीहेंशन करती है और वहाँ पे हेल्प भी करती है। हेल्प इन द सेंस कि आपके जो रीडिंग स्किल के डेवलपमेंट हैं, जो विकास हो रहा है, उसमें क्या करती है, असिस्ट करती है कि बच्चे की एबिलिटी किसी चीज़ को बोलने के लिए कितनी करेक्ट है ना। सुन के, साउंड को सुनकर हम बहुत सारे वर्ड्स निकाल लेते हैं ना, जैसे हमने कोई सेंटेंस सुना या हमने 2-3 लाइन सुनी और उसके आगे पीछे के सेंटेंस को खुद से बना लिया, खुद से चीज़ें कर ली। तो ये हमारी है फोनिक अवेयरनेस, मतलब हमें शब्दों के प्रति, ध्वनियों के प्रति, सिंबल्स के प्रति, उच्चारण के प्रति कितनी अवेयरनेस है कि हम अगर 1-2 साउंड सुनते भी हैं तो उसका मीनिंगफुल पर्पस निकाल लेते हैं, या जो उसका पर्पस है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जो कि क्या करती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत हेल्प करती है बच्चे के। ओके, और बच्चा देखिए जब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने लगेगा, स्पेलिंग को करेक्ट बोलने लगेगा, तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि बच्चे का डेवलपमेंट रीडिंग स्किल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जो साउंड्स निकलते हैं ना, जैसे बच्चों को हम फोनिक्स सिखाते हैं ना, फोनिक्स में ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे जैसे हिंदी में होता है ना अल्फ़ाबेट्स, ए बी बी सी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी सी सी, ऐसे करते हैं ना, बच्चों को हम फोनिक साउंड सिखाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा हिंदी वर्डमाला में भी होता है क क ख ग घ अंग। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाते हैं जब वो शब्दों को पहचानने लगेंगे, समझने लगेंगे, और शब्दों को जब पहचानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो क्या करेंगे, वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना, एक शब्द से दूसरे शब्द को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ फोनिक्स में, अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग लेटर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज विद साउंड्स ऑफ ओरल लैंग्वेज। जैसे आपको पता है कि जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं, जो लिखी हुई भाषा है, उसके लेटर्स को बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं, और समझ के उस बच्चे को उसके साउंड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये क्या कर सकता है कि बच्चे जो लेटर्स और साउंड्स जो लिखते हैं, ठीक ना, लिखने के बाद उसको मुंह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होगी, और जो बच्चा भाषा बोलेगा वो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दैट कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अल्फ़ाबेट को लेकर, अल्फ़ाबेट इन द सेंस कि ए फॉर एप्पल, ए बी 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 सी, तो बच्चा जहाँ ए वर्ड देखेगा फटाक से उसको बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी देखेगा तो बी फॉर बॉल, सी देखेगा तो सी फॉर कैट्स। तो वो क्या कर रहा है, वो सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, सिंबल्स को पहचान रहा है, और जो अल्फ़ाबेटिकल उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको वो धीरे धीरे समझ जाएगा। और जब वो प्रिंसिपल समझने लगेगा तो ए वर्ड से उसके लिए कहीं भी ए वर्ड आएगा तो उसके बहुत सारे मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेगा, साउंड्स को भी निकाल लेगा, प्रिडिक्ट, मतलब पहले ही सही प्रिडिक्शन करने लगेगा कि यहाँ पे ए फॉर एप्पल होगा, बी फॉर बॉल होगा। ठीक वैसे हिंदी वर्ड वाला में आपको पता है क ख ग घ होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साउंड वर्ड्स, सिंबल वर्ड्स, उनके उच्चारण हमें क्या करती हैं, भाषा सिखाने में बहुत मदद करती हैं। और फोनिक्स तो देखिए बेसिकली हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उनको उस लेवल तक जाकर, गाकर, मतलब चीज़ों को बताकर पहले बच्चों को शब्द को पहचानना बताएंगे ना कि शब्द यह है क्या। जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर ए बना दिया और उसके साथ एप्पल बना दिया, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से वो कनेक्ट कर पाएंगे ना, जबकि ए बना है तो मैम ने साथ में एप्पल बनाया, बी बना है तो साथ में मैम ने क्या बनाया, बॉल बनाई है, सी बना है बोर्ड पे तो मैम ने साथ में कैट बनाई है। तो पिक्चर के थ्रू शब्दों को जब वो आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो उनके फोनिक साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये काम करना, ये एलिमेंट्स हो सकता है। तीसरा है हमारा फ्लुएंसी, फ्लुएंसी इन द प्रवाह, यानी कि आप रीडिंग को कैसे बोलते हो, बहुत पिच हाई है, बहुत लो है, मॉडरेट है, ऑप्टिमम है, क्या है, ये डिपेंड करता है। रीडिंग टैक्स एक्यूरेटली एंड क्विकली। देखिए फ्लुएंसी एक तरह की एबिलिटी है टैक्स को रीड करने की या पैसेज को रीड करने की, लेकिन प्रॉपर वे में और क्विकली, है ना। जो भी उसका एक्सप्रेशन है, जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ते हो या एक पैराग्राफ पढ़ते हो या एक पैसेज पढ़ते हो, तो आपकी फ्लुएंसी मैटर करती है ना, कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ रहे हो, बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ रहे हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ रहे हो कि सामने वाला बोर फील कर रहा हो। तो फ्लुएंसी का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी टेक्स्ट को रीड करेंगे, किसी पैसेज को रीड करेंगे, और आपको फेशियल एक्सप्रेशंस भी देने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या करता है ना, ये स्टूडेंट के अंदर कॉग्निटिव एनर्जी लाता है कि बच्चा जो सेंटेंस पढ़ता जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिक फॉर्म में पढ़ रहा है, और उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को पढ़कर, एक एक दो दो लाइन को पढ़ के वो क्या कर रहा है, एक पूरे सेंटेंस की, पूरे शब्द की, पूरे पैसेज की क्या कर रहा है, कॉम्प्रीहेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है जो उस टेक्स्ट में लिखा हुआ। एक होता है ना कि पैसेज दे देते हैं, उसके बाद हमको रीड करने के लिए बोला जाता है, फिर पूछा जाता है कि इस पैसेज की ओवरऑल समरी क्या है, इस पैसेज की ओवरऑल
वर्ड टाइटल क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और फ्लुएंसी तो देखिए हमारी स्पीड पे भी मैटर करता है कि हमारी किसी चीज़ को बोलने की फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। यानी कि अगर हमारी फ्लुएंसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कमांड है, तो हम एक अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं, एक अच्छा क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक ना, अगर हमारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो। नेक्स्ट हमारा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है शब्दकोश। आपको पता है कि हमें तब तक भाषा बोलना नहीं आएगा जब तक हमारे पास शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे पास क्या होगा, शब्दों का भंडार नहीं होगा, ठीक ना। अगर हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं होगा तो हम चीज़ों को कैसे बोलेंगे, हमें बोलने में कठिनाई होगी ना। तो वोकैबुलरी भी बहुत ज़रूरी है। ओरल और रीडिंग लैंग्वेज नीडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए मौखिक भाषा बहुत ज़रूरी है, किस लिए, एक प्रभावी बातचीत करने के लिए, प्रभावी संचार के लिए, एक तरीके से रिफर्स करने के लिए। तो शब्दकोश आपका पूरा भरा होना चाहिए, बिल्कुल एनरिच होना चाहिए। इट मीन्स टू द वर्ड्स, जो हमें उन वर्ड्स का पता होना चाहिए कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स, जैसे हम स्पीच देते हैं तो कोशिश ये करते हैं ना कि बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो बिटवीन द रीडर एंड द ऑडियंस। जो रीडर इन द सेंस कि जो स्पीच पढ़ रहा है या और सामने वाला ऑडियंस जो स्पीच सुन रहा है, तो रीडर कोशिश करता है कि हम उन शब्दों का चुनाव करें, उन वर्ड्स को सेलेक्ट करें, अपनी वोकैबुलरी में स्ट्रांग रखें, उसको क्या करें, उसको फिल करके रखें, ताकि जब हमें स्पीकिंग करनी हो ना तो हमें चीज़ों को सोचना ना पड़े, फटाफट हम उन वर्ड्स के माध्यम से अच्छे से स्पीकिंग कर पाएँ। और देखिए हमें वर्ड्स भी ऐसे रखने हैं कि सामने वाला क्या करे, रिकॉग्नाइज कर पाए उसको प्रॉपर सुनने जब। तो रीडिंग जो है, रीडिंग के लिए वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है और होनी भी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रॉपर वे से रीडिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। और रीडिंग देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं ना, जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस में लाते जाते हैं टीचिंग को, स्पीकिंग को, तो वैसे क्या होती है, उनकी वोकैबुलरी, उनकी शब्दकोश बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा एक दो शब्दों से शुरू करता है, लेकिन बच्चा देखिएगा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, अपनी जो ये उसकी स्टेजेस होती हैं, इनफेंसी स्टेज जो होती है, जो धीरे धीरे 0 से लेके बाकी तक 4 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक रहती है, तो बच्चा क्या होता है, पहले जब वो 2 से 1.5 साल का हो जाता है तो बच्चे वर्ड्स बोलने लगते हैं ना, फिर वर्ड्स के बाद धीरे धीरे 2 वर्डों को कनेक्ट करके बोलने लगते हैं, फिर एक पूरा सेंटेंस बोलने लगते हैं। तो ठीक उसी तरीके से रीडिंग का भी प्रोसेस है कि हम छोटे छोटे अल्फ़ाबेट से और साउंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, और उसी के माध्यम से फिर हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, पर्टिकुलर सेंटेंस बोलते हैं। तो रीडिंग क्या है, वोकैबुलरी क्या है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर रीडर्स, है ना, रीडिंग करने के लिए। और मोस्ट ऑफ अस की देखा जाए वर्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ उसके आप मीनिंग को क्लियर करें। आपको सिनोनियम बहुत सारे पता होने चाहिए, ठीक ना, सिनोनियम का मीनिंग पता होना चाहिए। और देखिए आप वैसे वोकैबुलरी अच्छी सी रखेंगे तो आप जो कहना चाह रहे हैं अपनी बातों को, भले आप दूसरे वर्ड्स को यूज़ करें, आपकी बात सामने वाला समझ जाएगा। तो वोकैबुलरी हमारी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। और वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग नहीं है वोकैबुलरी, तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझा नहीं पाएंगे। और हमें पता है हमें स्पीकिंग में बहुत हेजिटेशन होगा, फिर हम अटक अटक कर बोलेंगे, तो क्या होगा, उससे हमारा इम्पैक्ट और इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा। चाहे हिंदी वोकैबुलरी हो, चाहे हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी हो, हम जब भी स्पीकिंग करेंगे वो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हमें शब्दों को बोलने के लिए सोचना ना पड़े ना, फटाक से दिमाग में आ जाए ये चीज़ कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो सकती है। तो ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जो लिखी हुई आपकी सामग्री है क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पसफुल एंड द एक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिटन लैंग्वेज। जो हमारी लिखी हुई भाषा होती है ना, वो हमको प्रॉपर वे में समझ में आए, हमारी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है ना, बच्चा जो भी लिखा हुआ है ना, हमारा सेंटेंस जो या टेक्स्ट लिखा हुआ उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिटेंशन है, उसको पढ़ने के बाद हम क्या करें, प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ। और ये पर्पसफुल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और रीजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस टेक्स्ट को पढ़कर हम कुछ सीखेंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी फालतू का पढ़े चले जा रहे हैं और वो हमारे वर्थफुल नहीं है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके की पर्पसफुल है और एक्टिव स्ट्रेटजीज है लिखे हुए सामग्री को समझने के लिए या लिखी हुई भाषा को समझने के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत ज़रूरी है कि शब्दों को समझना आपको आना चाहिए जो लिखित आपकी सामग्री है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़े, यहाँ पे कुछ फेजेस दे रखे हैं, इन फेजेस को फटाफट पढ़ लेते हैं। इन फेजेस में देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। रीडिंग इज कैरीड ऑन इन अ फेज वर मैनर विच इज़ गिवन बिलो। देखिए जो भी हमारा है पढ़ने के कौशल को बोलेंगे या जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्रीफ में दी हुई हैं जिनको हम फेजेस बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इस कुछ फेजेस हैं जो रीडिंग करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमको प्रिपेयर रखनी है। तो देखिए यहाँ पे भी 2 कॉलम बना रखे हैं मैंने, एक में लिखा हुआ फेज, दूसरे में लिख रखा है क्लैरिफिकेशन, ठीक ना। जो फेज़ है हमारी, तो उसमें पहला फेज़ दे रखा है हमारा प्री रीडिंग। प्री रीडिंग इन द सेंस कि मतलब पढ़ने से पहले। तो पढ़ने से पहले में क्या हो सकता है हमारा, देखिए क्लैरिफिकेशन की में क्या दे रखा है, एक्टिवेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज
सेट द पर्पस, अंडरस्टैंडिंग द वोकैबुलरी, प्रीव्यूइंग द टेक्स्ट। बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस पे हम स्पीच देने जा रहे हैं या जो हमें बोलना है या जो हमें रीड करना है, उसकी क्या करनी है, पहले से आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके पूरे बैकग्राउंड की स्टडी करनी है, आपको पूरी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक बिल्डिंग बैकग्राउंड बना लेना चाहिए आपको जो नॉलेज है वो बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए। और जो भी आप बोल रहे हो, जो भी चीज़ें आप बोलने जा रहे हो, तो कोशिश की जाए कि जो भी आपकी वो शब्द हैं या जो भी आपकी रीडिंग टेक्स्ट है उसको आप पर्सनल लाइफ में कनेक्ट कर पाओ, ठीक है ना, एक अच्छा सा प्रेडिक्शन दे पाओ, फिर अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करा पाओ, अपनी फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स को बहुत हाई रखो। तो ये जरूरी है कि कुछ भी पढ़ने से पहले आप उसकी पहले से तैयारी करें। तो इसी को हम बोलते हैं प्री रीडिंग स्टेज। दूसरी स्टेज है हमारी रीडिंग, यानी कि जब हम रीडिंग करते हैं पढ़ने के दौरान, तो अडॉप्टिंग रीडिंग टाइप्स एंड इट्स स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कि हम जब चीज़ों को रीड कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ करें, कौन सा तरीका यूज़ करें और किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप जो भी आपका जो पर्पज़ है, आप पर्पज़ को डिसाइड कर लीजिए, आपका मेन आइडिया क्या है रीडिंग करने का, आप उसके हिसाब से कीजिए, फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी डिटेल्स को पता रखिए ताकि चीज़ों को पता रहे। फिर जो भी आप कमेंट्स पढ़ रहे हो उसमें जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उनके कमेंट्स को कोशिश करिए कनेक्ट करने की। फिर सीक्वेंस ध्यान रखिए कि आगे पीछे के वर्ड्स हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं बीच के किसी भी वर्ड्स को उठा के पढ़ देंगे या बीच की लाइन्स को उठा के पढ़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम को ध्यान रखना है, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हो। नाउ वी कम टू द रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे है रेफरेंसिंग, डिस्कसिंग, शेयरिंग एंड रिलेशन। रिलेटिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को पढ़ने के बाद, टेक्स्ट को रीड करने के बाद हमारा जजमेंट क्या है, हम जजमेंट लेना सीख जाते हैं। फिर चीज़ों को हम समराइज़ करने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। समराइज़ करने के बाद हम स्टोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक स्टोरी स्ट्रक्चर होता है, फिर ग्राफिक स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हैं हम जब भी रीड कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऑथर के बारे में समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारा है कनेक्ट टू द अदर टेक्स्ट या द रियल लाइफ। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं, स्पीच या रीडिंग जो भी कर रहे हैं, उसको रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके टेक्स्ट को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी फोकस करता है रिस्पॉन्डिंग, यानी कि हमने कोई स्पीच रीडिंग की, उससे पहले तैयारी की, फिर रीडिंग की, रीडिंग करने के बाद हमने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करना हमारा बहुत हद तक पर्पसफुल इसलिए होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो हमने रीडिंग की है उसके मीनिंग को हम समझ चुके हैं और वो पर्पसफुल है हमारे लिए। और रिस्पॉन्डिंग करने से हमें बहुत सारी चीज़ें आइडियाज़ में आती हैं, हमारी नॉलेज शेयर होती है। नॉलेज शेयर इन द सेंस कि हमने जो रीडिंग की है उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली ना, तो हम सामने वाले तक शेयर करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ें रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, है ना, एक जजमेंट भी निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या, एक तरीके की क्यूरियोसिटी हो गई, एक तरीके की री रीडिंग हो गई, क्वेटनिंग हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई, आइडेंटिफाई हो गई, एग्जामिनेशन हो गई। देखो एक्सप्लोरेशन का एक तरीके से देखा जाए तो एक साइंस का सिनोनिम भी है ना। साइंस को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करना। अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, विज्ञान से आप क्या समझते हैं, साइंस से आप क्या समझते हैं, तो उसका मीनिंग भी क्या हुआ, एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना, प्रोबिंग जो होती है ना, चीज़ों पर फोकस करना, कुछ नई नई चीज़ें सर्च करना, कुछ नया टेक्स्ट सर्च करना, कुछ नई रिसर्च ट्राई करना, है ना, चीज़ों को डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, पर्पस पता करना, स्पेशली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें होना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, चीज़ें डायग्नोस करना, रिमीडियल करना, फिर पर्पस ऑफ डिस्कवरी क्या है हमारा, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में आ जाएंगे। एक तरीके से रिक्रिएशन आ जाएगा कि आपने इस स्पीच को पढ़ने के बाद, ये फेजेस करने के अटैम्प्ट करने के बाद आपने क्या एक्सप्लोर किया, आपने क्या एनालाइज किया, आपने एक्चुअली में क्या एग्जामिनेशन किया, और आप अगर उसको फीडबैक देना चाहेंगे तो आप उसको क्या फीडबैक देंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्लाइंग एंड रिटेनिंग। देखिए अप्लाइंग एंड रिटेनिंग का वही वाला फंडा है कि जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन को फॉलो करते हैं तो वही वाला है कि पहले नॉलेज की, फिर अंडरस्टैंडिंग किया, फिर एप्लीकेशन ली, फिर सिंथेसिस किया, फिर एनालिसिस किया। तो जब हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो लास्ट में हम अप्लाई भी तो करेंगे ना। तो अप्लाइंग और रिटेनिंग में क्या आ जाएगा आपका, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, है ना। अप्लाई इन द सेंस कि आपने चीज़ों को समझकर क्या क्या नॉलेज गेन की, क्या अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप कितने उस चीज़ के लिए कंसर्न है ना, आप उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व हैं, और इन्वॉल्व करके उसको आप अपनी डेली लाइफ से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है ना। हमने नॉलेज तो बता दी, बच्चा नॉलेज ले लिया, बच्चे ने ज्ञान ले लिया, बच्चे ने समझ लिया, लेकिन उस नॉलेज को लेने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसने अपनी लाइफ में कितना अडॉप्ट किया, इसको बोलते हैं अप्लाइंग। रिटेनिंग का मतलब
किसी भी चीज़ को बनाए रखना, अपनी नॉलेज को बनाए रखना। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन आप अपनी नॉलेज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में हम याद रख सकते हैं। टू होल्ड द सिक्योर, ठीक ना, डिस्पाइट ऑल हर प्रॉब्लम्स शी हैज़ मैनेज्ड ऑल टू, यानी कि उसके पास इतनी सारी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी क्या कर रही है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो इसको कहते हैं रिटेनिंग पावर या रिटेनिंग कैपेसिटी, और ये होनी भी चाहिए ना। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका कहता है कि चीज़ों को रिटेन करके रखिए, बनाकर रखिए। आप अपनी नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसे अप्लाई करिए, अप्लाई करने के साथ साथ उसको रिटेन भी करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया इसके बाद आप भूल गए। तो आपको हर चीज़ को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक ना। अपने माइंड में इस चीज़ को रखना है, अपनी मेमोरी में इस चीज़ को रखना है, हमेशा रिमेंबर करना है, चीज़ों को पकड़ कर रखना है, इंटैक्ट करके रखना है ना। तो ये क्या होता है आपका अप्लाइंग एंड रिटेनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मैथ्स का सवाल पढ़कर आते हैं, टीचर ने हमें मैथ्स के बारे में, मतलब उस सवाल के बारे में नॉलेज दे दी, समझा दिया, फिर हम घर पर आए तो हमें एक्सरसाइज करने के लिए मिलती है। तो एक्सरसाइज क्या है, एक तरीके की एप्लीकेशन है, एक तरह की प्रैक्टिस है जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को लेकर, हमारी नॉलेज क्या होगी, उतनी अच्छे से अप्लाई होगी, है ना। तो हम अपनी डेली लाइफ को कनेक्ट करें एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, अप्लाई करें, उसको रिटेन करें, उसको हमेशा बनाए रखें। तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा। और ये नेशनल रीडिंग पैनल के तहत ये इतने सारे एलिमेंट्स थे और इसको आप याद रखिएगा। ये चीज़ कंपोनेंट में भी आपको काम आएगी, ठीक ना। तो अगर आप मीनिंग समझ गए हैं कि फोनेमिक्स क्या होती हैं, अवेयरनेस, फोनिक्स क्या है, फ्लुएंसी क्या है, वोकैबुलरी क्या है, टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या है, ठीक ना। इसके बाद हमने फेजेस भी पढ़े हैं, तो उन फेजेस को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। ये फेजेस आपके लिए हमेशा काम आएंगे, इसलिए आएंगे कि जब भी आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं, कुछ भी रीडिंग करने जा रहे हैं, तो आपको इन स्टेजेस से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। उससे पहले उसकी प्री रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर रीडिंग करेंगे आप, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर अप्लाई भी करेंगे और कहीं ना कहीं रिटेन भी करेंगे। तो बेसिकली बस मेरे कहने का इतना पर्पज़ है कि हम रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से बच्चों में तभी डेवलप करा सकते हैं जब हम उसकी प्रॉपर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मल वे में। हमारा होम बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो हम चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं जल्दी, समझ लेते हैं जल्दी, ठीक ना। और सोशल एनवायरनमेंट का तो देखिए हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लैंग्वेज पे, हमारी भाषा पे। तो अगर हमारी फैमिली में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, जो कि हमारी मदर टंग है भारत की, इंडिया की हमारी, ठीक ना, तो हमारी जो मदर टंग है, मातृभाषा जो है हमारी, तो हम इसलिए मातृभाषा को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको चीज़ों में को समझने में आसानी होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, कुछ स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले अच्छा हैं, तो हमारे सराउंडिंग का, लाइक ऑफिस में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो हम उनकी चीज़ों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रैप्स करके कॉपी करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फ़र्क डालता है, स्पेशली आपका सोशल एनवायरनमेंट, ठीक ना। सोशल एनवायरनमेंट जितना स्ट्रांग होगा आपका, उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपके अंदर लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होगी, ठीक ना। बाकी तो हमें को पता है कि लैंग्वेज क्या है, ऑटोमेटिक एक्वायर्ड है ना, हमको उसको फैमिली से मिला हुआ है, ठीक ना, ये कोई वो नहीं है, ठीक। तो ये ओवरऑल था हमारा एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग। इन केस इसमें कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा, नीडफुल रहा, रिक्वायर्डफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।